हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू हियर। सो बहुत प्यार मिला हमें आप लोगों का, जो हमने इससे पहले आपके इजी नोट्स के 3 चैप्टर्स लगभग करवाए थे, और वो भी उसको करवाने का तरीका एकदम डिफरेंट था। डिफरेंट का आशय ये है कि सबसे पहले तो हमने आप लोगों को हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद में एमसीक्यूज़ करवाया। तो एमसीक्यूज़ आप लोगों को करते समय भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। अब जब आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो अब रिक्वेस्ट भी की कुछ बच्चों ने कि मैम प्लीज़ कंटिन्यू दैट क्लास। सो हम आपके सामने हैं एक ऐसे ही वीडियो को लेकर के, उसी का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा इंस्टाग्राम ID pg.official के नाम से, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। बात शुरू होती है मध्यकाल की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मध्यकाल क्या था, मध्यकाल की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। मतलब मध्यकाल से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो देखो, मध्यकाल का मतलब ही है कि यहीं से आपके मुस्लिम काल की अवधारणा शुरू हुई थी। लगभग ये मान के चलिए कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ और यहाँ पर ये मान के चलिए गजनी के समय अपनी चरम सीमा पर ये जब आक्रमण पहुंच गए थे, महमूद और गजनी के समय, है ना। तो सन 1000 से 1026 तक भारत पर लगभग कितने आक्रमण हुए थे पता होने चाहिए, कितने? 17 आक्रमण हुए थे, है ना। और उसके आक्रमणों का केवल एक ही उद्देश्य था, वो क्या कि इस देश की जो संपत्ति थी, जो अब वैसे चोरी की चिड़िया कहा जाता था ना, इसको लूट करके गजनी जो है इसको वैभवशाली बनाना चाहता था, बस और कुछ भी नहीं, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन, देखो हिस्ट्री बहुत सारी है यहाँ पर। अब हम हिस्ट्री अगर पढ़ाने बैठेंगे तो चीज़ें नहीं कवर अप करवा पाएंगे, लेकिन मेन चीज़ें तो हम मुस्लिम शिक्षा और इस्लाम धर्म की बता देंगे। भाई आप लोगों को मुस्लिम शिक्षा पढ़नी है कि मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ना कि ये पढ़ना है कि कब किसका कहाँ युद्ध हुआ, कौन जीता, किस स्थल पर हुआ, कितने लोग मारे गए, है ना। ये सब नहीं पढ़ना है। तो अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम कालीन शिक्षा कब से कब तक रही, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कब से कब तक रही भैया। तो 1200 ईस्वी से लेकर के आपकी 1700 ईस्वी तक रही। इसके इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे आपके? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी थे। कौन था? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में, और मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी मदीना में, ठीक है। अच्छा, इनको जब अभी हम बताएंगे आपको, इनकी माता का नाम क्या था? अमीना था, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। पत्नी पता है 25 साल में 41 वर्ष की विधवा थी एक, जिनका नाम खदीजा था। इनके साथ इन्होंने क्या की? शादी कर ली। उसके बाद में फिर इनको एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम फातिमा था। और पति का नाम क्या था उसके, यानी कि इनके दामाद का नाम क्या था? अली था। किसके दामाद? हजरत मोहम्मद के, ठीक। तो अब उनकी जो पुत्री थी उसको प्राप्त हुआ पुत्र, उसका नाम था हुसैन, ठीक। इतना डीपली वैसे पूछेगा नहीं। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हीरा नाम की एक गुफा थी, वहाँ पर इनको जो है कहते थे कि जिब्राइल नाम का कोई फरिश्ता आता था, वो इनको ज्ञान देता था। फिर ये बाहर निकल के आते थे वहाँ पर, तो इनको जो है मतलब उसको ही कुरान में लिखा गया है ना, ठीक है। पैगंबर की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि पैगंबर की शिक्षा को कहा जाता है हदीस, ठीक। हदीस कुद्सी, ये क्या है? ईश्वरीय शिक्षा कही गई है। शरीयत किसे कहा जाता है? तो इस्लामिक कानून जो होते हैं उन्हें शरीयत कहा जाता है। हिजरत का मतलब होता है मक्का से मदीना जाना, है ना। और उसके बाद में हज, तो पता ही है आपको, मक्का मदीना जो यात्रा होती है उसे ये हज कहा जाता है ना, आपने सुना भी होगा। अच्छा, यही मुस्लिम कालीन में क्या हुआ कि 2 भागों में बट गए मुसलमान लोग, एक तो शिया में और एक सुन्नी में। जो अली को मानते थे वो क्या कहलाएं? शिया कहलाएं। अब अली कौन था? अली इनका दामाद था, है ना। और अबू बकर, इनके ख़त्म होने के बाद में जो अबू बकर था वो इनका दोस्त था। सब लोग कह रहे थे अब आगे का शासनकाल वो संभालेंगे। तो जो अबू बकर को मानने वाले लोग थे उसको क्या कहा गया? सुन्नी कहा। मतलब उनके जो अनुयायी थे उनको सुन्नी कहा गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मेन होता है शिक्षा, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उनके क्या उद्देश्य थे, ये जानना। उद्देश्य क्या क्या थे तो समझो। सबसे पहली बात तो भाई नॉर्मल तो हर जगह आपको मिल जाएगा, चरित्र का निर्माण करना, मुसलमानों की शिक्षा को बढ़ाना, है ना, कला कौशल और व्यवसाय की शिक्षा को बढ़ाना।
सबसे जो मेन धर्म था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और इस्लामी जो राज्य है इसको बढ़ाना। शरीयत अभी हमने आपको बता दिया, इस्लामी संस्कृत तथा कानून का मतलब ही होता है शरीयत। चरित्र का निर्माण बता दिया, भौतिक सुख व सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, धार्मिक नैतिकता का विकास और मुसलमानों की शिक्षा का प्रसार प्रसार करना, ये सब क्या था, इनका उद्देश्य था मुख्य, है ना। उसके बाद में हमने आप लोगों को मकतब और मदरसे के विषय में बताना है। देखो अब ऐसे भी समझ लो आप कि सन 1192 ईस्वी में, समझिएगा बात को, कब, तो सन 1192 ईस्वी से लेकर के 1757 तक जो चली, यही आपकी क्या कहलाती है, विदेशी शिक्षा प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है, विदेशी शिक्षा प्रणाली कहलाती है। दिल्ली सल्तनत के बाद जब शुरू हुई मुस्लिम कालीन शिक्षा, कब शुरू हुई, तो दिल्ली सल्तनत के बाद से। अच्छा, जैसे आपने अभी तक उपनयन संस्कार पढ़ा, प्रवज्जा संस्कार पढ़ा, ठीक, उसके बाद में और क्या पढ़ा आपने, है ना, क्या पढ़ा बताइए। तो अब क्या था कि यहाँ पर क्या होती थी, रस्म होती थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जिसको क्या कहा जाता था, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म। और ये होती कब थी, तो ये जब बच्चा 4 साल 4 ईयर 4 मंथ और 4 डेज का हो जाता था, यानी कि 4 साल 4 माह और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था, तो इन लोगों के में एक रस्म होती थी जिसको कहा जाता था बिस्मिल्लाह खानी की रस्म। क्या कहा जाता था, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म कहा जाता था। जैसे आपने वैदिक काल में उपनयन संस्कार पढ़ा था, बौद्ध काल में पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार पढ़ा था, वैसे ही बिस्मिल्लाह खानी की रस्म किस में होती थी, ये होती थी आपके प्राथमिक शिक्षा के रूप में, ठीक है। अच्छा, ये होती क्यों थी, तो मकतब में प्रवेश के लिए। अब मैम ये मकतब क्या था, हमने कहा जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी वो 2 भाग थे उसके, कौन कौन से, एक तो मकतब होता था और एक आपका मदरसा होता था। तो सबसे पहले क्या समझोगे, मकतब समझ लो क्या था, है ना। देखो भाई, तो मकतब में आपको प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। उसमें क्या होता था, अरबी के, देखो अब जो मकतब शब्द है, पहले तो ये समझो कहाँ से मिला है, तो मकतब शब्द जो है वो आपका अरबी के कुतुब शब्द से मिलकर के बना हुआ है। और कुतुब शब्द का अर्थ होता है पढ़ना लिखना। क्या होता है, पढ़ना लिखना शुद्ध। और यहाँ पर बच्चे को सिखाया क्या जाता था इन लोगों के में, तो उच्चारण पर जोर देना सिखाया जाता था। और कुरान की जो आयतें होती थी उनको क्या किया जाता था, रटवाया जाता था एक तरीके से, है ना। तो अगर पूछा जाए प्राथमिक शिक्षा का मुख्य केंद्र, तो आप क्या बताएंगे, मकतब था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए, होप्सो की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जब बच्चे को मकतब मतलब ये आयतें कुरान की रटवाई जाती थी या दोहरवाई जाती थी, बच्चे को दोहराना होता था, तो जैसे उससे कोई गलती हो जाती थी तो उसको बिस्मिल्लाह कहना होता था उस जगह पे, है ना। बच्चा क्या कहता था, बिस्मिल्लाह कहता था। अच्छा ओके, अब उन्हें बच्चों को इस्लाम के पैगंबर और मुसलमान फ़कीरों की जीवनियाँ जो होती हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं मकतबों में, ठीक है। अब बात आती है मदरसे की। भाई मैम मदरसा क्या होता है, हमने कहा मदरसा भी किस शब्द से मिल करके बना है आपका, तो मदरसा शब्द अरबी भाषा के आपके दरस शब्द से बना है। अब दरस शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भाषण देना, समझिएगा बात को। दरस शब्द का मतलब होता है भाषण देना। और चूंकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा ही दी जाती थी, तो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब था, लेकिन उच्च शिक्षा का केंद्र आपका क्या था, मदरसा था, जो दरस शब्द से मिलकर के बना था और जिसका मतलब क्या होता था, भाषण देना। तो उन स्थानों को जहाँ इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, कैसी, उच्च शिक्षा, तो उसे हम क्या कहते थे, मदरसा कहते थे। मकतब में शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र कहाँ जाता था शिक्षा लेने, मदरसा जाता था, ठीक है। और ये जो मदरसे थे ये कहाँ बने थे, तो ये राजधानी जो और मुस्लिम के बहुत बड़े बड़े जो नगर स्थापित थे, जैसे आपका आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, लखनऊ, सियोल, ये सब जगह पे इनके क्या बने थे, मकतब बने हुए थे, ठीक। अब इनका जो पाठ्यक्रम था वो 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन से 2 भाग, एक तो आपका भौतिक संसार और एक आपका धार्मिक संसार। अच्छा, धार्मिक कह लो और या भौतिक को आप लौकिक भी कह सकते हो। हमने क्या कहा, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, इनका जो पाठ्यक्रम था, जो इनका करिकुलम था, वो 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन से मैम 2 भाग, हमने कहा एक तो आपका लौकिक शिक्षा, अब लौकिक को ही आप भौतिक भी कह सकते हैं, ठीक, दोनों बातें सेम ही हैं। और दूसरा आपका क्या थी, धार्मिक शिक्षा। अच्छा, तो लौकिक शिक्षा जो थी इसमें लोगों को, या भौतिक शिक्षा के अंतर्गत भूगोल, जीव विज्ञान है ना, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र है, इतिहास, भूगोल, गणित, ये सब सिखाया जाता था, ये सब पढ़ाया जाता था। और धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जैसे उनको कुरान, हदीस, शरीयत, कानून, इन सब
के अतिरिक्त उसको सूफी सिद्धांत, इस्लामी इतिहास, कानूनी सिद्धांत, है ना, परंपराएं, ये सब अध्ययन करवाया जाता था। अच्छा, अब इनके यहाँ की टीचिंग मेथड्स क्या थे, यानी कि शिक्षण विधियाँ क्या थी? तो मकतब और मदरसों में अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। लगभग रोज 4 से 5 घंटे सुलेख का अभ्यास करवाया जाता था। गणित शिक्षण के दौरान गिनती और पहाड़े जोर जोर से बोलकर भी याद कराए जाते थे। अकबर ने शिक्षण विधि को वैज्ञानिक बनाने के लिए क्रमानुसार अक्षर ज्ञान, शब्दार्थ, छंद तथा पूर्व पाठ का समावेश भी किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अब सम्राट अकबर ने तो अपने शिक्षक मुल्ला शाह सलेह की भेंट करने की प्रार्थना को 3 माह से तक ठुकराकर अंत में भेंट की व उसे अज्ञातवास की आज्ञा देकर के जिस प्रकार का नीचे व्यवहार किया, उससे शिक्षक की निम्न स्थिति का पता चलता है। यानी कि मत कुल मिला के ये समझ लो पोजीशन ऑफ द टीचर थी वो बहुत निम्न थी, बहुत ही बेकार थी। ठीक है। अच्छा, एक आपकी एक इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन कि शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उसको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। ये बात जाफर के अनुसार कही गई है। ठीक है, होप सो कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो अब आपने क्या पढ़ लिया? मध्यकाल से संबंधित चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ी कि शिक्षा को राज्य का संरक्षण, भाई मुस्लिम काल में क्या था? राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ था। मुस्लिम शासकों ने मकतबों और मदरसों की स्थापना करके शिक्षा के प्रति अपना प्रेम और उदारता भी दिखाई थी। समझ में आई बात है? यहाँ पर क्या था? महिला शिक्षा यहाँ पर भी नहीं दी जाती थी। बेत से पीटा जाता था अगर बच्चा गलती कर देता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा में साहित्य को महत्व दिया गया था और विद्यार्थी को, जैसे आपने क्या पढ़ा था कि उपनयन संस्कार के बाद में बच्चा क्या कहलाने लगता था? बताइए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उपनयन संस्कार के बाद बच्चा क्या कहलाता था? और क्या कहते हैं उसको, बौद्धकालीन में प्रवज्जा संस्कार के बाद में बच्चा क्या कहलाता था? द्विज कब कहलाता था बच्चा? ये बताना है आपको। तो जब बच्चा यहाँ से विद्या प्राप्त कर लेता था इस्लाम धर्म में, तो विद्यार्थी को सारगिद कहा जाता था। जैसे बिस्मिल्लाह खानी की जब रस्म हो जाती थी ना 4 साल 4 महीने और 4 दिन में, उसके बाद जब बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता था तो उसको सारगिद कहा जाता था। इस्लाम धर्म ने एक तरीके से इस्लामी साहित्य जो है वो पूर्ण रूप से क्या थी, जो देखो इस्लामी साहित्य से निपुण जो बच्चा होता था उसको काबिल कहते थे। जो बच्चा इस्लाम धर्म में निपुण होता था उसको आमिल कहते थे। जो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में निपुण होता था उसको फाजिल कहते थे। गणित में जो निपुण होता था उसको रियाज कहते थे। क्या कहते थे? रियाज कहते थे। अब इतना डीपली हमने आपको पढ़ा दिया मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ पूछेंगे, और पूछेंगे भी तो फिर वो भी देखा जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आप लोगों को जितना हमने बताया है कि ये समझ में आया कि नहीं। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलें। बोलिए फटाफट से। ठीक है, समझ में तो आ ही गया है। अच्छा, इससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। ये हम आपको कवर तो करवा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पेपर 1 की PDF नहीं ली है वो PDF ज़रूर ले लें। क्यों मैम? क्योंकि जो पेपर 1 की PDF है उसमें अब हम इतनी जल्दी तो सब कुछ करा नहीं सकते हैं। उसमें हमने आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नई भी इंक्लूड की हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है और अच्छे नंबर से पास होना है। 1 लीनियर फॉर्मेट में नोट्स भी वहाँ पर गिवन है और भी बहुत कुछ गिवन है, वो आप जब लेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो मध्यकाल शिक्षा से संबंधित बनने वाले जो भी प्रश्न हैं वो कर लेते हैं, उसमें घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 1 आपका क्या कह रहा है? मकतब किस भाषा का शब्द था? हमने आपको बताया गया, अभी बताया कि मकतब किस भाषा के किस शब्द से मिल करके बना है। किस शब्द से मिल करके बना है ये आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मकतब आपका अरबी भाषा का शब्द है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय कौन सी रस्म होती थी? जब बच्चा मकतब में प्रवेश करता था तो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। कितने साल में होती थी? 4 साल 4 महीने 4 दिन में होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रायः मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें धार्मिक कार्यों और उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती है। ये कथन किसका है आपका? ये कथन है डॉक्टर केई का। किसका है? डॉक्टर केई का। कैसे याद रखोगे? तो देखो प्रायः देखो केई कैसे, कुरान के अंश, कुरान का से केई, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक, बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता था? बिस्मिल्लाह का अर्थ होता था प्रारंभ,
करना। क्या होता था? प्रारंभ करना। क्योंकि बिस्मिल्लाह खानी की रस्म क्या होती थी भाई? शिक्षा प्रारंभिक तो करता था बच्चा। बिस्मिल्लाह संस्कार की विधि कब की जाती थी? ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अभी करवाया हमने आपको। 4 साल 4 महीने 4 दिन में। माँ बाप के द्वारा बच्चे को दी जाने वाली सभी बेटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। ये कथन बहुत प्रसिद्ध है। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी टिक कर दे रहे हैं, शायद कहो पूछ भी लिया जाए। ये कथन था मुहम्मद साहब का। किसका था? मुहम्मद साहब का। दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चे को ज्ञान देना ही कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के कानून से भी अधिक पवित्र है। ये कथन किसका था? तो ये भी कथन आपके मुहम्मद साहब ही का था, पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब का ही। ये दोनों कथन ही उनके थे। मकतबों में शिक्षण की विधि क्या थी? मकतब की बात की गई, मदरसे की नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी हमने थोड़ी सी देर पहले पढ़ाया है। मौखिक थी ना, क्योंकि रटाई जाती थी आयत कुरान की। मदरसा शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है और कौन से शब्द से बना है? तो दरस शब्द किस भाषा का था ये? जल्दी बताओ। ऑप्शन है फारसी भाषा के दरस शब्द से। वेरी गुड। मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे, वे सामान्यतः मस्जिद और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर गए थे। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है ऑप्शन ए, ये भी डॉक्टर के.ई. का है। किसका है? डॉक्टर के.ई. का है। नेक्स्ट, मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो सीधी सी बात है, अभी हमने आपको बताया ही था कि मकतब में प्राथमिक दी जाती थी और मदरसे में उच्च दी जाती थी। अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा और कृषि आदि शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी आपकी? ये आती थी लौकिक शिक्षा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? लौकिक शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन कम था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। ये कथन किसका है? अभी हमने करवाया कि ये कथन इंपॉर्टेंट कह करके आपसे। जफर का कथन था ये। किसका था? जफर का। ठीक। उसके बाद में तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने पर कौन सी उपाधि से विभूषित किया जाता था? तो ये किया जाता था फाजिल। हमने अभी आपको 4 बातें बताई थी। क्या बताया था? जो बच्चा इस्लाम धर्म में निपुण होता था उसको आमिल उपाधि से वो जो है क्या किया जाता था? प्रदर्शित किया जाता था। इस्लामी साहित्य में जो निपुण होता था उसको काबिल कहा जाता था या उस उपाधि से प्रदर्शित किया जाता था। जो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में था उसे हम फाजिल कहते थे और गणित में जो निपुण होता था उसको रियाज कहते थे। ठीक है। फिर देखो, धर्मशास्त्र के छात्र को किसकी उपाधि दी जाती थी? धर्मशास्त्र, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको क्या कहा जाता था? आलिम कहा जाता था। ठीक है। इस्लाम धर्म में निपुण, अब इस्लाम धर्म में निपुण कहो या धर्मशास्त्र के छात्र की उपाधि पूछो तो बात क्या हो जाएगी? वही आलिम, है ना। आमिल आलिम होता है शायद, आमिल होता है कि आलिम? मेरे मुंह से शायद गलत निकल गया होगा। आलिम होता है। ठीक। ओके। निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे जहां अधिक आयु की स्त्रियां उनको कुरान और गुलिस्ता, बोस्ता और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थी। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके यूसुफ हुसैन का। बालिकाओं को नैतिक शिक्षा के लिए पढ़ाया जाता था। तो बालिकाओं को नैतिक शिक्षा के लिए क्या पढ़ाया जाता था? बोस्ता और गुलिस्ता। मध्यकालीन शिक्षा पद्धति नेतृत्व के गुणों को प्रदान करने में असफल हुई और इस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तियों की पूर्ति सुनिश्चित ना कर सकी। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 18। तो ये कथन है आपके यूसुफ हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की मुख्य सफलता ये थी कि ये अपने समर्थकों को इस योग्य बनाने में उचित नहीं पाई गई कि वे उचित परीक्षा एवं व्यवहारिक निर्णय की आदत का सर्जन कर सकें। यह अत्यधिक कठोर, निष्प्राण और पुस्तकीय थी। ये कथन है आपका। कथन वाले क्वेश्चन तो याद ही करने पड़ेंगे यूसुफ हुसैन का। मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के द्वारा बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। कहाँ की जाती थी? तो घरों में की जाती थी। नूरजहां, रजिया, जहांरा, गुलबदन, मुमताज़ महल, ये आदि अनेक ऐसी विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने मुस्लिम कालीन में इतनी रोक होने के बाद भी शिक्षा ग्रहण की। तो ये जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण की तो ये इन्होंने महलों में ग्रहण की। ठीक है। आगे बात समझ। मध्यकालीन शिक्षा भारत में कितने वर्ष तक पुष्पित एवं पल्लवित रही? तो हमने आपको सन बताया था, उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी लगभग 550 साल तक। ठीक। मध्यकालीन शिक्षा में हिंदी भाषा में अपने कितने ग्रंथ लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 23। तो जायसी ने, मंजन ने, कुतुबन ने मध्यकालीन शिक्षा में हिंदी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे थे। कुतुबन, मंजन और जायसी, इन सभी ने। मुस्लिम शासकों की तुर्की एवं फारसी भाषाओं के संपर्क से बोलचाल की
किस नई भाषा का जन्म हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24। तो वो नई भाषा थी आपकी उर्दू। अबुल फजल की रचना कौन सी है इनमें से? प्रसिद्ध रचना पूछी गई है तो आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों ही है। अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी और अकबरनामा, दोनों। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके ना। मध्यकाल में फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और कवि कौन हुए थे? ये हुए थे आपके अमीर खुसरो और हसन दहलवी, दोनों ही लोग। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक आपकी कौन सी है? तो ये है तारीख हिंद। कौन सी है? तारीख हिंद, याद रखिएगा। मध्यकाल में ललित कला व वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला, या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 28 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। मध्यकाल में किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थी? समझ लीजिए, अभी करवाया गया क्वेश्चन है ये। और कहाँ रटाई जाती थी ये भी समझो। मकतब में रटाई जाती थी। किस स्तर में? प्राथमिक स्तर में। मध्यकाल में किस प्रकार के अनुशासन का प्रयोग किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 30 अभी बताया। दंडात्मक अनुशासन बताया था ना, बेत से पीटा जाता था तो दंडात्मक अनुशासन था। मध्यकाल में महाकाव्य रामायण एवं महाभारत का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? तो सीधी सी बात है, फारसी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्यकाल में किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 32 तो ये दी जाती थी आपकी अरबी और फारसी के माध्यम से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्यकाल में अकबर ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया था? क्वेश्चन नंबर 33 तो ये दिया था इन्होंने हिंदी भाषा को प्रोत्साहन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अकबर ने हिंदी भाषा को ही प्रोत्साहन दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्यकाल के प्रारंभ में हिंदू बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मकतब और मदरसे में हिंदू बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। मध्यकाल में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का अध्ययन काल क्या था? क्वेश्चन नंबर 35 तो ये था 10 से 12 वर्ष, है ना। मदरसे में बच्चे का प्रवेश कब होता था? 10 से 12 वर्ष में। फारसी भाषा के दरस शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी हमने बताया कि मदरसा जो है वो फारसी भाषा के दरस शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। अरबी भाषा के कुतुब शब्द का अर्थ क्या है? हमने आपको बताया मकतब जो है वो अरबी भाषा के कुतुब शब्द से। अब देखो, मकतब जो है वो कुतुब से मिलकर के बना है अरबी से, ठीक। मदरसा जो है वो दरस से मिलकर के बना है फारसी भाषा से। याद रखना, पहले अरबी आता है, ठीक। और पहले कैसे याद रखेंगे मैम हम ये? हमने कहा देखो, पहले अरबी आता है तो पहले अरबी आ गया और पहले ही मकतब आएगा। क्यों मैम? क्योंकि प्राथमिक शिक्षा आदमी बच्चा पहले दिलाओगे कि उच्च दिला दोगे, ठीक। अब आ के बाद में फा आता है ना, तो फारसी ऐसे हो गया। और उसके बाद में मदरसा, भाई मदरसा तो बाद में आएगा क्योंकि बच्चा पहले प्राथमिक कवर करेगा फिर ही तो उच्च क्लास में जाएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। तो और अरबी भाषा के कुतुब शब्द का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। तो कुतुब शब्द का वैसे होता है कि उसने कहा, है ना, यही होता है। और बाकी देखो, जो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया था कुतुब शब्द का अर्थ? पढ़ना लिखना बताया था, है ना। अब इसमें है उसने लिखा, उसने कंटेस्ट किया, उसने कहा। तो वैसे पढ़ना लिखना में देखो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, वही बात है। ऑप्शन ए अब आपके इसमें दिया हुआ है तो हम ए ही मानेंगे, ठीक है। अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो ज़्यादा ठीक रहता। खैर, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कक्षा नायक शिक्षण पद्धति दिखाई पड़ती है। कक्षा नायक शिक्षण पद्धति मुस्लिम काल में दिखाई पड़ती है। मुस्लिम शासकों की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी दिल्ली थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम उच्च शिक्षा का केंद्र बना तो दिल्ली बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे। मध्यकाल में उच्च शिक्षा का केंद्र विकसित करने का श्रेय जाता है किसको? तो ये जाता है नासिरुद्दीन को। मध्यकाल में इस्लाम धर्म और कानून की शिक्षा के उच्च केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ था दिल्ली। मध्यकाल में दासों की शिक्षा का प्रबंध किया गया था कहाँ? दिल्ली में। मध्यकाल में दासों की शिक्षा का प्रबंध करने वाला शासक कौन था? ये थे आपके फिरोज तुगलक। शाहजहां ने जामा मस्जिद के निकट एक मदरसे की स्थापना की जहां शिक्षा दी जाती थी। किस चीज़ में दी जाती थी शिक्षा? तो पद्य में दी जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलेंगे। मुस्लिम काल में आगरा को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय किसको? देखो ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। सिकंदर लोदी ने 100 मदरसों का निर्माण कहाँ कराया? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मदरसों का निर्माण कराया और ये शिक्षा से संबंधित होता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो समथिंग न्यू है इसमें, कुछ आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगरे में 100 मदरसों का निर्माण सिकंदर लोदी ने अपने समय में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो ये बाबर ने डाली थी। मध्यकाल में इस्लामिक शिक्षा और संस्कृत तथा आर्ट एंड क्राफ्ट का महत्वपूर्ण केंद्र बना, कौन बना? तो ये बना भैया आगरा। ठीक, फिर देखो क्वेश्चन, मध्यकाल में अकबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर मदरसों का निर्माण कराया, कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में कराया था। किसने? अकबर ने। मध्यकाल में शिक्षा के द्वारा किस धर्म का प्रचार किया जाता था? तो सीधी सी बात है कि इस्लाम धर्म का ही किया जाएगा, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जौनपुर में अनेक मकतब व मदरसों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सिराज हिंद से किस स्थान को गौरवान्वित किया गया था? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर को। सिराज हिंद नाम किसने दिया था? सिराज ए हिंद नाम दिया था शाहजहां ने। मध्यकालीन शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से। चाहे मध्यकालीन भारतीय शिक्षा बोलिए, चाहे आप मुस्लिम कालीन शिक्षा बोलिए। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे आपके? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपके हजरत मोहम्मद साहब थे। मध्यकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? सोमनाथ मंदिर, सोचो कितना अच्छा मंदिर था और आक्रमण करके रख के चले गए हैं केवल सोने के पीछे। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, महमूद गजनी। भारत का पहला मुसलमान शासक? क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। किसकी मृत्यु के बाद मुगल राज्य का अंत हो गया था? ऑप्शन सी, औरंगजेब। नेक्स्ट, मुसलमान शासकों ने समय समय पर किस संस्थाओं का विध्वंस किया था, तोड़ा था भारतीय शिक्षा को? साहित्य के छात्रों को उपाधि दी जाती है काबिल की। अभी हमने बताया, फिर से सुन लो। जो भाई आपका इस्लाम धर्म में निपुण था उसको आमिन कहते थे, या है ना। इस्लामी साहित्य में जो निपुण था उसको काबिल कहते थे। जो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में निपुण होता था उसको फाजिल कहते थे। जो गणित में निपुण होता था उसको रियाज कहते थे। याद रखिएगा चारों बातें। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन था? क्वेश्चन नंबर 62 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मदरसा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे किस चीज़ का? ये अध्ययन करते थे चीन, वर्मा, जावा आदि, इन सबका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था, किस काल में होता था बिस्मिल्लाह संस्कार? ऑप्शन डी, मध्यकाल में। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन यहाँ पर आया, मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक का संकल्प। क्या आया? मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक का संकल्प। लेकिन ये अब इन्होंने यहाँ से तो पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी अब कहानी बताएंगे। भले हमको चाहे यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग जाए, लेकिन पूरी कहानी सुनो। देखो, आधुनिक शिक्षा जो है इसको हम और क्या कहते हैं? पाश्चात्य शिक्षा कहते हैं। समझते जाओ बात को। आधुनिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? हम आधुनिक शिक्षा पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद ही आपको ये पढ़ाएंगे। ऐसे थोड़ी ना बता देंगे मैकाले का विवरण पत्र कहाँ से आ गया। भाई हवा में थोड़ी ना आ गया था, पूरी कहानी है इसके पीछे एक बहुत बड़ी। क्या कि आधुनिक शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये शुरू हुई। ठीक, अब सबसे पहले जो गवर्नर 1781 में आपके बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे, है ना। अब वारन हेस्टिंग ने क्या किया? सबसे पहला जो मदरसा स्थापित किया अरबी और फारसी भाषा के शिक्षा अध्ययन मतलब शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की, जिसको जो कहाँ पर था आपका? कलकत्ता में। ठीक, किसने की? बंगाल के गवर्नर जनरल ने की। ठीक है, 1781 की ये बात हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके 3 साल बाद 1784 की बात सुनिएगा। 1784 में आपके स्थापना हुई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, जिसको प्राचीन भारतीय साहित्य के जो हम लोगों के संस्कृत की चीज़ें थी उसको ट्रांसलेट करवाई गई इसके तहत। जैसे मनुस्मृति हो गई, भगवत गीता हो गई। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसकी मदद से? जो उस समय के वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, इनकी मदद से। ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद में बात आती है 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। फिर बात आई 1800 की। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो गई। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई किसके द्वारा हुई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुई। फिर उसके बाद में अब यहीं से कहानी शुरू हुई। अब आया आपका चार्टर एक्ट 1800।
1813 का जो चार्टर आया, इसमें मेन बात क्या कही गई थी? ये यूरोप के ईसाई मिशनरी थे, धर्म प्रचार की छूट दी गई उनको। सबसे पहले तो इस चार्टर में क्या हुआ, जो यूरोप के ईसाई मिशनरीज थे इनको धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। और इस चार्टर के तहत कहा गया कि 1,00,000 रुपए धारा 43 के तहत सरकार शिक्षा में खत्म करेगी। क्या करेगी? सरकार शिक्षा में खर्च करेगी। आप समझो, बस यहीं से लड़ाई शुरू हुई। 1813 के चार्टर में कहा गया 1,00,000 रुपए की जो धनराशि है वो शिक्षा व्यवस्था में खर्च की जाएगी। लेकिन बात फंसी कहाँ? ये मन्नत पूरी नहीं हो पाई। मतलब 1,00,000 रुपए ये धरे रह गए, खर्च नहीं हो पाए। क्यों मैम? हमने कहा क्योंकि कुछ थे जो कहते थे कि नहीं, इंडियन एजुकेशन पे खर्चा होगी, मतलब प्राच्य शिक्षा पे। कुछ तो थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये पाश्चात्य शिक्षा पर खर्चा होगी, है ना। अच्छा, जो प्राच्य के समर्थक थे उसमें आपके कौन थे? उसमें आपके मिंटो थे। पाश्चात्य के जो समर्थक थे उसमें आपके राजा राम मोहन रॉय भी थे। अच्छा, अब भाई जब ये बात शुरू हो गई, अब ये लड़ाई बढ़ती गई। अब आया आपका कौन? समझिएगा बात को। चार्टर 1833, चार्टर एक्ट 1833। इसके तहत कहा गया कि इन लोगों को लगा कि रुपए के पीछे लड़ाई हो रही है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए 1,00,000 से बढ़ा करके 10,00,000 रुपए शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक, फिर वही शुरू हो गया भाई। प्राचीन जो संस्कृत के लोग थे वो कहते थे हमारी शिक्षा व्यवस्था पे खर्च किया जाए, और जो आधुनिक शिक्षा के यानी कि पाश्चात्य विचार रखते वो कहते थे हमारी शिक्षा पे खर्च किया जाए। तो अब वो चाहे 1,00,000 हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10,00,000 हो, तो इसी को प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया। अब इसको सॉल्व कराने के लिए, समझिए ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया था, इसको सॉल्व कराने के लिए कानून के विद्वान भेजे गए। कहाँ भेजे गए? अपने यहाँ भेजे गए। ठीक, किस लिए भेजे गए? कि यही प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सॉल्व कराने के लिए। अब इन्हीं का नाम क्या था? इन्हीं का नाम था मैकाले, जिनको आप लॉर्ड मैकाले कहते हैं। मैं तो लॉर्ड बिल्कुल नहीं लगाना पसंद करूंगी, है ना। क्यों नहीं मैम? लॉर्ड का मतलब तो भगवान होता है, ये भगवान तो थे नहीं। इन्होंने तो इतना गंदा बोला था हमारे इंडियन एजुकेशन के लिए। इन्होंने कहा था कि यूरोप की एक अलमारी के तख्ता में जो वो रखी है उसके बराबर भी पूरा अपना इंडिया का जो साहित्य है वो नहीं, ऐसे करके बहुत बेकार बात बोली थी, है ना। तो मैकाले का भाई आए, ये तो कानून के विद्वान थे, माने गए उस समय के। तो विलियम जो बेंटिक उस समय के गवर्नर जनरल थे हमारे यहाँ के, उन्होंने कहा कि अब आप ये बताइए, क्या बताइए, कि ये जो 10,00,000 रुपए हैं ये कैसे खर्च किया जाए, क्या खर्च किया जाए। तब मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति प्रदर्शित की। कब प्रदर्शित की? अब समझो, इसी चीज़ को इन्होंने पूरा एनालिसिस किया, है ना, और पूरा अध्ययन किया। ठीक, तो साहित्य की तुलना इन्होंने, बस ये बात याद रखना, यूरोप की लाइब्रेरी के तख्ते से अपने साहित्य, भारतीय साहित्य की तुलना इन्होंने की थी। इससे संबंधित एक कथन है और पूछा भी जाता है कि ये किसने कहा, तो ये बात लॉर्ड मैकाले ने कही थी, है ना। अब एग्जैक्ट कथन क्या है ये हम आपको बता देंगे, जब अभी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था पे पूरा एनालिसिस किया और अपनी पूरी शिक्षा अपना पूरा विवरण पत्र किसके समक्ष रखा? विलियम बेंटिक के। कब रखा? तो 17 मार्च 1835 को रखा। 17 मार्च 1835 को इन्होंने अपनी पूरा विवरण पत्र रखा, और इसमें उसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, है ना। तो उच्च वर्ग, इन्होंने कहा कि उच्च वर्ग, अब यहीं से समझ, छनाई सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत कभी कभी पूछता जाता है क्या है। तो इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को हम लोग एजुकेशन देंगे। देखो कितनी मूर्खता भरी बात थी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, जो उच्च वर्ग, सॉरी उच्च शिक्षा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं ना उनको पढ़ाएंगे, ठीक है, उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाएंगे, तो निम्न वर्ग के लोग अपने आप पढ़ जाएंगे। इन्होंने ये बात कही थी, है ना। तो निम्न वर्ग के लोग अपने आप पढ़ पाएंगे, छन छन के एक तरीके से, है ना, ये समझ लो आप। इसी चीज़ को छनाई सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। सबसे पहले शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ये बात इन्होंने ने कही थी, विलियम किसने? आपके लॉर्ड मैकाले ने अपने ही विवरण पत्र में। ये हम बता रहे हैं इनके विवरण पत्र में क्या क्या मेन बात थी। इन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं इनको ना गुलाम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो दिमाग से गुलाम बनाएंगे। कुल मिला के काले अंग्रेजों की तरह इनको शिक्षा दे देंगे। शारीरिक रूप से भारतीय जो है गुलाम नहीं, दिमागी रूप से। इन्होंने कहा कि जो अपने यहाँ के लोग होंगे भारत के, ये शारीरिक रूप से तो भारतीय होंगे लेकिन इनको दिमाग से अंग्रेज बना देंगे। समझो बात को, इतने चंट थे ये। अच्छा,
प्राच्य पाश्चात्य विवाद ये सब आने के बाद तब भी नहीं समाप्त हुआ। जब 7 मार्च 1835 को लागू कर दिया, क्या किया, देखो एक बात देखो गलत निकल गई शायद मेरे मुंह से, याद रखना डेट में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। 2 फरवरी 1835 को इन्होंने अपना विवरण पत्र किसके सामने रखा था, विलियम बेंटिक के सामने रखा था। और उसके बाद में 7 मार्च 1835 को, मतलब इतनी जल्दी देख रहे हो, बस 1 महीने के अंतराल में, 7 मार्च 1835 को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक जो थे उन्होंने मोहर लगा दी इस पर और बस कहा कि ठीक है ये। अब इन्होंने तो मोहर लगा दी, लेकिन इस बात पे इतना विवाद होने लगा, ये विवाद और चरम सीमा पे पहुंच गया, बढ़ गया ये विवाद भाई, इतना बढ़ गया कि आखिर में 13वें दिन जो गवर्नर जनरल थे ना विलियम बेंटिक, जिन्होंने इसको लागू किया था, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। अब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो इनके उत्तराधिकारी जो ऑकलैंड थे ना, इनके आगे भी लोग सब बोलते लॉर्ड ऑकलैंड, मैं तो नहीं कहूँगी, मैं तो ऑकलैंड ही बोलूँगी। तो ये जो ऑकलैंड थे ये गवर्नर जनरल के रूप में आए, ठीक। अब भाई वो ऑकलैंड आए हैं तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 साल पढ़ाई, मतलब पूरी स्टडी जानी कि आखिर ये 1 लाख 10 लाख ये सब मुद्दे क्या थे। उसके बाद में 24 नवंबर 1839 को प्राच्य पाश्चात्य विवाद इन्होंने ख़त्म ऐसे किया, और इसका कारण इन्होंने आर्थिक कारण बताया। और इन्होंने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, किसने, ऑकलैंड ने, कि प्राच्य जो शिक्षा होगी उन लोगों को 31,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो आपकी पाश्चात्य शिक्षा होगी इसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा सालाना, ठीक। इतनी सी बात कही गई। होप्स होगी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ से क्या लड़ाई शुरू हुई थी, आ तो गई होगी भाई, है ना। तो अब चलो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन करने में भी आपको मजा आएगा। मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक का संकल्प क्या था, ठीक। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो करवा देंगे, उसके बाद में फिर जो चैप्टर जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे करवाते जाएंगे, ठीक। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, ये किसके समर्थक थे। तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो याद रखिएगा प्राच्य साहित्य के समर्थक थे। हमने आपको ये बात अभी बताई भी थी छोटी सी एक लाइन के माध्यम से, है ना। अगर आपको याद होगी तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहा गया कि 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। इसने आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। ये कथन किसका है, ये कथन है नरुला व नाइक का। अब कथन वाले क्वेश्चन को तो याद रखना ही पड़ेगा। देखो कैसे याद रखोगे, शिलान्यास नरुला और नाइक, ना से न्यास, शिलान्यास नरुला नाइक, ऐसे 3 बार बोलोगे तो अपने आप ही जब आप ये कथन पढ़ोगे ना, जैसे ही शिलान्यास आएगा, शिलान्यास नरुला नाइक, तो वो अपने आप ही कनेक्ट करेगा दिमाग में, है ना। उसके बाद में क्या, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था 1813 के चार्टर के अंतर्गत। क्या किया गया था कि भारत का जो शिक्षा प्रसार है ये 1813 के चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर कर दिया गया था, और तभी कंपनी ने किसको, ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी थी, हमने बताया भी आपको। प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने वर्षों तक चला। देखो प्राच्य पाश्चात्य विवाद तो आप समझ ही गए ना, 1 लाख रुपए के पीछे हो रहा था, लेकिन ये चला कितने वर्ष, बहुत लंबे समय तक चला, 1813 से 1833 तक चला, है ना। पहले चार्टर से दूसरे चार्टर तक एक तरीके से चला। प्राच्यवादी दल के मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी कौन थे, जो प्राच्यवादियों का दल था उसमें मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी थे, वो थे कौन, लॉर्ड मिंटो भी थे, जोनाथन डंकन भी थे, वारेन हेस्टिंग्स भी थे। ये तीनों लोग किसके समर्थक थे, प्राच्यवाद के समर्थक थे। कौन कौन, वारेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने क्या किया था भैया, कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बनारस संस्कृत विद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये बात किसने कही थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। ये कथन था आपके प्रिंसेप का, किसका था, प्रिंसेप का। मैम अब कैसे कनेक्ट कर दिया आपने, कैसे पता। हमने कहा देखो हेस्टिंग, डंकन और मिंटो जब ये प्राच्य के समर्थक थे तो ये लोग तो ये बात कह ही नहीं सकते थे। तो कहेगा कौन, बचा कौन, प्रिंसेप ही कहेंगे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव ने
किस गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया था? विलियम बेंटिक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष किस सन में प्रस्तुत किया गया था? किस सन में प्रस्तुत किया गया था ये? ऑप्शन बी, जनवरी 1834 में। लॉर्ड बेंटिक ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया? जो आपके लॉर्ड बेंटिक थे, लॉर्ड बेंटिक जो थे, इन्होंने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले को। तभी तो भैया प्रधान नियुक्त किया था कि आओ आइए, आप कानूनी बहुत बड़े विद्वान हैं तो हमारे यहाँ का ये मसला सुलझाइए आकर के, है ना। बेंटिक ने मैकाले का विवरण पत्र को स्वीकृति कब दी थी? देखो यही क्वेश्चन अभी हम बता रहे थे। इन्होंने स्वीकृति कब दी थी और पेश कब किया था? पेश किया था 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने विलियम बेंटिक के समक्ष अपना विवरण पत्र, लेकिन यहाँ पर स्वीकृति पूछी गई है। तो स्वीकृति अभी हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन डेट इंपॉर्टेंट है, 7 मार्च 1835। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए। वेरी गुड। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना था? हमने आपको बताया 13वें दिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, जब इन्होंने मुहर लगा दी थी मैकाले के विवरण पत्र पर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे वो गवर्नर जनरल बने थे, और वो कौन थे? ऑकलैंड थे, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो हमने आपको स्टोरी की तरह याद करवाया है, अब स्टोरी की तरह आपके दिमाग में भी रहेंगी चीज़ें, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने त्यागपत्र कब दिया था? तो भैया सीधी सी बात है, कब दिया था? 1835 में ही तो दिया था, उसी समय 13वें दिन दे दिया था त्यागपत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके पक्ष में निर्णय लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसके समर्थक थे उसी के पक्ष में निर्णय, किसके पक्ष में? पाश्चात्यवादियों के। यदि प्राच्यवादियों को शिक्षा व्यय के लिए कुछ अधिक धन दे दिया जाए तो ये शांत हो जाएंगे, ये किसका कथन था? यही दिमाग तो खेल गए थे आपके लॉर्ड ऑकलैंड, तभी तो 31,000 रुपये कहा तो दे देंगे, है ना। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को अंतिम रूप किसने दिया? बहुत सिंपल था क्वेश्चन, जब स्टोरी आपने समझ ही ली है तो लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया। 24 नवंबर 1839 को किस विवाद का अंत हुआ? अभी हमने बताया किस विवाद का अंत हुआ, किसके द्वारा? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन लग रहे होंगे ना स्टोरी समझने के बाद में। देखो क्लास अच्छी लग रही है तो आपके कमेंट्स का ये समझ लो, ये कमेंट्स का ही मजा है कि हम आपकी ये क्लास करवा पा रहे हैं, है ना। बहुत मोटिवेशन मिला हमें आपके कमेंट्स का। 17 नंबर क्वेश्चन, विवाद के बाद सरकार ने प्राच्य शिक्षा के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की थी? 31,000 बताया था अभी हमने आपको, याद है ना। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी, हाँ यही कथन बता रहे थे, भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्वपूर्ण, ये कथन नहीं था, दूसरा था। ये भी लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर किसने बल दिया? क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन एकदम से हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल लॉर्ड मैकाले ने ही दिया था अपने विवरण पत्र में। प्राच्य साहित्य एवं भाषाओं की कटु आलोचना किसने की थी? इन्हीं महानुभाव ने की थी, लॉर्ड मैकाले ने। शिक्षा के उद्देश्य के लिए विनियोजित समस्त धन का सर्वोत्तम प्रयोग केवल अंग्रेजी पर होगा, अंग्रेजी शिक्षा पर, यह बात थी। किसने कहा था? यह कथन किसका था? तो ये कथन लॉर्ड बेंटिक का था। क्या कहा था? कि शिक्षा के उद्देश्य के लिए विनियोजित समस्त धन का सर्वोत्तम प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा पर हो सकेगा, ये बात कही थी आपके लॉर्ड बेंटिक ने। ये समझ लो चोर चोर मौसेरी भाई थे सब लोग, है ना। कोई हम लोगों का भला नहीं चाहता था। सोचो हमारा ही देश, हमारी चीजें, और हमारे पे राज्य करके चले गए हैं। समझ रहे हो? ये थी हम लोगों की नादानी। मैकाले ने भारतीय संस्कृति व साहित्य पर अशोभनीय आक्षेप किए हैं जिनको हमको उदारतापूर्वक भुला देना चाहिए तथा मैकाले का उसकी अज्ञानता के लिए क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उसके इरादे बुरे नहीं थे, वो भारत की उन्नति करना चाहता था। ये किसका कथन है? मतलब उनका साइड ले रहे हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन बी, दादा भाई नरौजी जी का है। अभी भी देख लो कितने नरम है, ऐसे समझ लो। दादा भाई नरौजी, ना से नरौजी और ना से कितने नरम है ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने तब भी मैकाले का साइड ले लिया। देख रहे हो भाई? ठीक है। मैकाले की घोषणाएं व्यर्थ की बकवासों, अपने आप पर अपार विश्वास तथा मान्यताओं से परिपूर्ण थी। कभी कभी उनमें
सुरुचि का अभाव प्रस्फुटित होता है। ये कथन किसका है? तो नाराजगी दिखाने वाले ये हमारे जेम्स थे। किसने कहा? ये विलियम जेम्स नाम था इनका। हम भारतीय शिक्षा के निस्पंदन सिद्धांत किसकी देन है? निस्यंदन या निस्पंदन या छनाई सिद्धांत भी इसे कहा गया। यही माँ किसकी है? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर यहाँ पर लॉर्ड मैकाले दिया होता तो आप लॉर्ड मैकाले लगा करके आते हैं। ठीक, आगे बात समझ। नेक्स्ट, शिक्षा जनसाधारण में ऊपर से परिव्याप्त होनी चाहिए। भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बूंद बूंद टपकनी थी, जो कुछ समय में शुष्क मैदानों के सिंचन के लिए एक चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित हो जाएगी। ये कथन था आपके आर्थर मैथ्यू का। चूंकि हमारे साधन सीमित हैं, अतः जन समूह को शिक्षित करने का प्रयास हम करना हमारे लिए संभव नहीं है। इस समय एक ऐसे वर्ग के निर्माण करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने चाहिए जो हमारे और उन लाखों व्यक्तियों के मध्य द्विभाषिया बन सकें जिन पर हम शासन करते हैं। ये ऐसे लोगों का वर्ग होगा जो कि रक्त एवं वर्ण से भारतीय होंगे, परंतु विचार और आचरण से कैसे होंगे? अंग्रेज होंगे। हमने क्या कहा था आपसे? शारीरिक रूप से तो भारतीय होंगे, लेकिन दिमाग से क्या होंगे? अंग्रेज होंगे। किसने कहा था ये कथन? देखो, एक लाइन में हमने आपको बताया, लेकिन ये लिखी 4 लाइन में है बात। ये कथन है आपके लॉर्ड मैकाले का। भारत के उच्च वर्गीय हिंदू को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर के ईसाई धर्म का अनुयायी बना लिया जाए तो निम्न वर्ग के लोग उनसे प्रभावित होकर के स्वतः ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ये कथन किसका था? रणनीतियाँ देखिए आप जरा। ये था ईसाई धर्म के प्रचारक का। सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक समिति रहनी चाहिए जिनके पास अध्ययन हेतु अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। ये कथन किसका है? लॉर्ड ऑकलैंड का है। विलियम एडम ने शिक्षा को लेकर के अपनी प्रथम रिपोर्ट, देखो विलियम जो एडम्स थे, एडम्स की 3 रिपोर्ट आई थी। ठीक, एक रिपोर्ट नहीं आई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। अभी इसके विषय में भी डीपली एनालिसिस कहिएगा तो करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर ही आपका एडम की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों से संबंधित है। खैर, तो ये 2-4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दे दिए हैं, तो अब कर लेते हैं। विलियम एडम ने शिक्षा को लेकर के अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1835 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका? 1765 से लेकर के 1813 ईस्वी के मध्य शिक्षा नीति की विशेषताएं जो थी वो क्या थी? उससे भिन्न थी। किससे भिन्न थी? मिशनरियों के प्रोत्साहन से भिन्न थी। लॉर्ड बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र के आधार पर आज्ञा जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 31, प्राच्य साहित्य का प्रकाशन बंद कर दिया था। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी इस पे चर्चा कर लिया जाए तो पूरा प्रेस का मुद्दा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कब हुआ था? तो अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, विलियम बेंटिक ने त्यागपत्र कब दिया? 1835। अंग्रेजी भाषा व साहित्य का प्रखंड विद्वान लॉर्ड मैकाले को माना गया। भारत में पाश्चात्य ईसाई धर्म, पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृत और पाश्चात्य ज्ञान विचार के प्रसार कब भारतीय को पाश्चात्य जमा पहनाने का प्रबल समर्थक कौन था? मैकाले। लॉर्ड मैकाले भारतीयों में किस वर्ग को शिक्षित करना चाहता था? तो उच्च वर्ग को। अधोगामी छानने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। ठीक, हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका किससे रिलेटेड है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, ये रिलेटेड है एडम की रिपोर्ट से। ठीक, अब एडम की रिपोर्ट को आपको पढ़ना होगा। एडम्स ने अपनी जो प्रस्तुत की थी रिपोर्ट वो 3 थी। कितनी थी भैया? तो 3 रिपोर्ट्स थी इनकी। कब कब आई? 1835 में आई। आई कि नहीं आई बताइए। वैसे तो देखो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए अगर पढ़ाया जाए। देखो, थ्योरी हमने पढ़ाई, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी नहीं है, तभी आप लोग हमसे इतना कह रहे हैं कि मैम करवा दीजिए करवा दीजिए। क्या हम समझते नहीं है क्या? एज अ टीचर इतना तो समझते ही है कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, और उसके लिए प्रूफ भी है मेरे पास।
इन वाले वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, उस पे व्यूज़ ही नहीं है, तो इसका मतलब हम समझ नहीं जाएंगे क्या? क्या लगता है कि मैडम समझ नहीं जाएंगी क्या आपकी? चलो ये तो हो गई ऐसी बात एक नॉर्मली। खैर अभी जो समय है उस पर ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई को अपनी आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बार ज़रा सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं कहती नहीं हूँ, सो इट डज़ नॉट मीन्स कि आप शेयर नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे। एडम से संबंधित पूरी बातें करेंगे, तब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो एडम क्या था, देखो विलियम एडम, इनका पूरा नाम था विलियम एडम। एक क्या थे, एक डेडिकेटेड मिशनरी थे, कह सकते हैं। जो आपके विलियम एडम्स थे ये आपके एक डेडिकेटेड मिशनरी थे, एक समर्पित मिशनरी थे, ठीक है। इन्होंने भारत में ईसाई धर्म और संस्कृत का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य बनाया था और ये इसी उद्देश्य से आए भी थे। लेकिन भारतीय संस्कृत और ज्ञान विज्ञान से ये क्या हुए, इफेक्ट इनको पहुंचा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और ये भारतीय शिक्षा के महान समर्थक और प्रेमी बन गए। मतलब आए किस लिए थे और बन क्या गए, समझो। आए थे ये अपनी ईसाई के धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने, लेकिन ये बन क्या गए भाई, भारतीय जो हमारी संस्कृत थी, भाई अपनी संस्कृत है ही अल्टीमेट, तो यहाँ के ये बहुत बड़े प्रेमी और समर्थक बन गए। अब यहीं से समझो, सन 1818 में ये भारत आए और इन्होंने सीरम पुराए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बंगाल और संस्कृत का अध्ययन किया। जो बंगाल और संस्कृत की चीज़ें थी ना, बंगाल और संस्कृत का अध्ययन किया। कलकत्ता में ये राजा राम मोहन से मिले और ये इतने प्रभावित हुए इनसे कि ये अद्वैतवादी बन गए। क्या बन गए, अद्वैतवादी बन गए और तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों की घोर विरोधी हो गए। समझो, आए थे ब्रिटिश से ही संबंधित, लेकिन ये उन्हीं के विरोधी बन गए, है ना। विलियम एडम को 1835 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था सर्वेक्षण के लिए विशेष कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। एक भारत में 1789 से लेकर के 1868 तक लगभग 27 वर्ष तक ये रहे। ठीक। अब इसी समय काल में, यानी कि इसी समय इन्होंने 1835 से लेकर के 1838 तक क्या किया, बंगाल की शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन किया और महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहले तो इन्होंने सर्वे किया, किसने, विलियम एडम्स ने सर्वे किया और सर्वे के बाद इन्होंने अपनी 3 रिपोर्ट दी। हर एक रिपोर्ट में क्या है, इससे संबंधित भी चर्चा करेंगे। जो आपके वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने एडम को बंगाल और बिहार तथा उससे संबंधित जो क्षेत्र थे, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, वहाँ का सर्वेक्षण करने के लिए कहा था। विशेष कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया और इस कार्य के लिए बेंटिक ने, किसने, जो बेंटिक थे, इन्होंने एडम को 1000 प्रतिमास की धनराशि भी देने का निर्णय लिया। मतलब जो विलियम बेंटिक थे, इन्होंने कहा तुमको 1000 रुपये महीना देंगे और आप सर्वेक्षण करिए, एनालिसिस करिए। तो वायसराय द्वारा दिए गए इस भत्ते से उत्साहित हो गए भाई एडम। तो इन्होंने 1835 में बंगाल और बिहार के जो क्षेत्र थे, यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उस समय, उसका पूरा क्या किया, सर्वेक्षण किया, यानी कि सर्वे किया। और लगातार कितने साल, लगातार 3 वर्षों तक, 3 साल तक समस्त शैक्षिक गतिविधियों पर इन्होंने नज़र रखी। ठीक। अब जांच के आधार पर इन 3 वर्षों में उसने 3 प्रतिवेदन दिए, एक 1835 में, एक 36 में और एक आपका 38 में, है ना, 1 साल के गैप के बाद। तो जो पहला प्रतिवेदन इन्होंने दिया उसमें क्या क्या बातें कही गई, अब वो समझिएगा। विलियम एडम्स की पहली रिपोर्ट जो 1835 में आई, उसमें इन्होंने कहा, ये इन्होंने पहली बात तो जुलाई 1835 में पेश की थी। और इसमें इन्होंने क्या किया, संपूर्ण बंगाल प्रांत के जो विद्यालय संबंधी आंकड़े थे वो प्रस्तुत किए। उसके सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल तथा बिहार में कुल 1 लाख विद्यालय चल रहे थे। बंगाल में ऐसा कोई गांव नहीं था जहां प्राथमिक विद्यालय ना हो, ऐसा इनकी रिपोर्ट में बताया गया। इस क्षेत्र में प्रति 450 व्यक्तियों पर 1 विद्यालय था। अपनी पहली रिपोर्ट में इन्होंने ये एनालिसिस करके बताया और कहा गया कि विद्यालय हेतु भूमि उच्च धनी व संपन्न नागरिकों द्वारा दान दे दी जाती थी और उसके बाद में स्त्री शिक्षा के नाम पर लोगों में डर व्याप्त था। विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन जो था लेकिन बहुत कम था, मतलब टीचर को मानदंड बहुत कम दिया जाता था। विद्यालयों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं थी। उर्दू भाषा उस समय मुसलमानों में सामान्य रूप से प्रचलित थी और आम बोलचाल की भाषा भी थी। ठीक। ये इन्होंने 1835 में कही, अपनी रिपोर्ट में बात कही। अब उसके बाद में इनकी रिपोर्ट आई 1836 में। 1836 की रिपोर्ट जब आई तो उसमें ये इन्होंने दी दिसंबर 1836 में, वो दी थी जुलाई में। ठीक।
जुलाई 35 में दी थी, ये दिसंबर 1836 में इन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने जिला राजशाही के थाने नत्तूर के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए थे और सर्वेक्षण के माध्यम से अनेक सूचनाओं का संग्रह भी किया था। पहला तो इन्होंने कहा थाना नत्तूर में कुल जनसंख्या भैया 19,95,296 थी और जिस पर क्या थे 27 विद्यालय ही थे केवल, यानी कि कुल क्षेत्र में 405 गांव थे जिनमें 260 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बस समझ लो बात को, है ना। तो कुल 27 विद्यालयों में 10 में बंगला, 4 में अरबी भाषा, 4 में फारसी तथा 2 में बंगाली व फारसी दोनों पढ़ाई जा रही थी। 238 गांवों में 1588 परिवारों में 2380 बच्चों के घर पर विद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। घर पर शिक्षकों का वेतन 5.5 रुपये महीना था। सोचो सैलरी, ये बहुत ही ज़्यादा कम थी और शिक्षकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी इससे। लेकिन ये शिक्षक मात्र श्रद्धा व समर्पण की भावना से, यानी कि जो टीचर होते थे ना, वो केवल एक डेडिकेशन, एक श्रद्धा, एक समर्पण, जैसे हमारा जो है आपके प्रति क्या है, समर्पण ही है कि आपने कहा मैम क्लास करवाइए तो हम आपको करवा रहे हैं, श्रद्धा समर्पण ही तो है ना। और एकदम सेम कंडीशन है ना, ये मान के चलिए आप। इसी से ओतप्रोत होने के कारण बिना वेतन की चिंता किए हुए शिक्षण कार्य एकदम तन्मयता और संलग्नता से करते थे टीचर। यही हाल हमारा भी है। क्यों? स्त्री शिक्षा का अत्यंत अभाव पूर्ववर्ती था। ठीक, ये इनकी दूसरी रिपोर्ट आ गई, है ना। अब बात आई तीसरी रिपोर्ट की, जो आपकी कब आई? 1838 में। देखिएगा, अब ये 1838 वाली आई कब? फरवरी 1838 में। ठीक, ये तीसरी और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहाँ का एनालिसिस किया? मुर्शिदाबाद, वर्धमान, तिरहुत, वीरभूमि, दक्षिण बिहार के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था। और इन्होंने सर्वेक्षण करके क्या क्या बताया? तो इसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन क्षेत्रों में 5 जिलों में लगभग 2567 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और इन विद्यालयों में लगभग 30,900 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बालिकाओं के लिए अलग से 6 विद्यालय थे जिनमें 210 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही थी। लगभग सभी विद्यालयों में बंगला, संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन कराया जा रहा था। उपर्युक्त भाषाओं में बंगला, संस्कृत व हिंदी का अध्ययन हिंदू तथा अरबी व फारसी का मध्यम मुस्लिम करते थे। कुल 8 पाठशालाओं में उपर्युक्त भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती थी जिसमें कुल 250 छात्र थे। विद्यालयों की दशा अभी भी शोचनीय थी। विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक के वेतन की व्यवस्था धनी वर्ग के लिए कुछ लोग स्वेच्छा कर रहे थे। ठीक, इस प्रकार से इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कंक्लूजन के रूप में तीनों रिपोर्ट से क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला, अगर इस चीज़ की बात की जाए तो देखो, एडम ने अपने प्रतिवेदनों में सर्वेक्षण के तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अपनी एक शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की थी और इस योजना में भावी जन शिक्षा योजना के निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा। मतलब इन्होंने एक तरीके का उद्देश्य के रूप में इन्होंने कहा कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए इंडियन एजुकेशन को अगर अच्छा करना है। तो इन्होंने कहा सबसे पहली बात तो निस्यंदन सिद्धांत जन शिक्षा विरोधी है। मतलब जो निस्यंदन सिद्धांत या निस्पंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत था ना, कि उच्च शिक्षा को, उच्च वर्ग को शिक्षित करो, निम्न वर्ग को नहीं, अपने आप छन छन कर शिक्षित हो जाएंगे, ये जन शिक्षा की विरोधी है। इन्होंने कहा कि इससे हर एक आदमी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इस योजना का परीक्षण कुछ जिलों में किया जाए। भारत में चल रही देशी पाठशालाएं, मकतब और मदरसे राष्ट्रीय शिक्षा की प्रमुख रज्जू हैं, है ना, और इनके विकास द्वारा ही जन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जन शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की बात सबसे पहले किसने कही थी? तो एडम ने। शिक्षकों को नियमित वेतन दिया जाए। देशी स्कूलों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए। भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षा विशेषज्ञों की सहायता से प्राच्य भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कराया जाए और छात्रों की परीक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए, ऐसा कहा था। एक तरीके से ऐसा निष्कर्ष निकल के आया था किसकी? एडम्स की रिपोर्ट के माध्यम से। अब आपने ये भी पढ़ लिया। ठीक, अब एडम्स की रिपोर्ट से बनने वाले जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं 10-15 वो कर लो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो कि किसका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है। तो ये था आपका एडम का, है ना। किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के कार्य सौंपा था? ये सौंपा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एडम रिपोर्ट का सच्चा वर्णन किया गया है। एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किस चीज़ का किया मिलता है हम लोगों को, तो तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति का, भारत की शिक्षा के प्रति प्रेम का, तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इन सभी का। 1835 से 1838 के बीच बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो कब की थी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहली रिपोर्ट इन्होंने अपनी 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड क्या क्या थे। एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या थी, शिक्षा का स्वरूप कैसा था, शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण, इन सभी पर थी। एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल के कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था, क्वेश्चन नंबर 6। तो 400 पाठशाला का वर्णन किया गया था। 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल तथा बिहार में कितने बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी, क्वेश्चन नंबर 7। तो 63। 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत एडम की प्रथम शिक्षा रिपोर्ट में शिक्षा को जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया था उसमें शामिल था, क्या शामिल था, उसमें प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से छात्र शिक्षा प्रारंभ करते थे और 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। अंगुली की सहायता से रेत पर अक्षर बनाना सिखाया जाता था। रेत के पश्चात आटे पर तथा ताड़पत्र पर स्याही से लिखना सिखाया जाता था। ये सभी आपका एकदम सही हो जाएगा। शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, क्वेश्चन नंबर 9। अब पता है अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप जरा एक बार हम कहते हैं पढ़िएगा नहीं, केवल पता है क्या करिएगा, हमारी जो पेपर 1 की प्लेलिस्ट है उस पर जाइएगा। एडम की रिपोर्ट आपको थंबनेल पे ही दिख जाएगा, उस पर ज़रा क्लिक करिएगा और देखिएगा जा करके वो क्लास, है ना। तो जैसे जब ये ताड़ का पत्र ये सब बात बता रहे हैं, आपको नया लग रहा है, ये पुरानी बातें हैं जो हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुके हैं। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी उसको याद होगा। तो शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 23 दिसंबर 1836 को। शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी, तो जो इनकी दूसरी रिपोर्ट थी वो आपके नेटौर जिले में सर्वेक्षण पर आधारित थी। एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो इनके अनुसार भारतीय भाषा एवं साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही करवाया जाए, निष्पंदन सिद्धांत को लागू न किया जाए, कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सभी कथन इन्होंने कहे थे। सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक ने की थी, ये भी आपकी एडम ने ही की थी। क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ कहाँ से, तो अंग्रेज के गद्य रचनाओं के अनुवाद से। भारत के लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण किया था किसका, पाश्चात्य शैली का, पाश्चात्य विचारधारा का, विषय का, इन सभी का। भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम क्या है, तो ये है आपका पाश्चात्य प्रभाव का। एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित था किससे, शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आया आपका वुड का घोषणा पत्र 1854 में। अब इसके आगे की कहानी जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा वुड का घोषणा पत्र। अच्छा, 1839 तक की कहानी हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लॉर्ड ऑकलैंड तक की। अब उसके बाद में जो वुड का घोषणा पत्र है ना, ये है एक तरीके से पूरा आधुनिक शिक्षा पर आधारित। देखो भाई, सबसे पहली बात तो सन 1854 में आपका ये आया वुड का घोषणा पत्र। ठीक, ये वुड जो चार्ल्स, इनका पूरा नाम देखो क्या था, तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स वुड। ये कौन थे मैम, हमने कहा ये कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे, यानी कि नियंत्रण बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष थे आपके। बात समझते हुए चलिएगा एकदम। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और महिला शिक्षा पर जोर दिया था किसने, तो चार्ल्स वुड ने। उस गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, वहाँ के लॉर्ड डलहौजी थे, जिनको इन्होंने पत्र लिखा। किसने, आपके चार्ल्स वुड ने पत्र लिखा। कब लिखा, 1854 में लिखा। किसके लिए लिखा, तो लॉर्ड डलहौजी के लिए लिखा। किस विषय क्या था उस पत्र का, उस पत्र का था विषय भारतीय शिक्षा। ठीक, ये सब बातें समझते हुए चलिएगा, आपको मतलब छोटी छोटी बातें से क्वेश्चन बनेंगे। जिस पत्र के अंतर्गत इन्होंने क्या सुझाव दिया था, जिस पत्र के अंतर्गत इन्होंने सुझाव दिया था प्राइमरी में, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं,
कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, इसमें मातृ या देशी भाषा से पढ़ाया जाए, मतलब अंग्रेजी भाषा से नहीं। बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृ या देशी भाषा कह लो आप, है ना, इसमें पढ़ाया जाए। और उच्च प्राथमिक में अंग्रेजी भाषा के रूप में पढ़ाई जाए। पाश्चात्य शिक्षा, कला और दर्शन, विज्ञान, साहित्य से संबंधित इन्होंने ये सुझाव इसमें दिए थे, अपने विवरण पत्र में दिए थे। किसने दिए थे? तो चार्ल्स वुड ने दिए थे। समझते चलिएगा हर एक चीज़ को। अब जो सबसे बड़ी बात है, आज आप बीएड कर रहे हैं, आज आप डीएलएड कर रहे हैं, तो किसी ना किसी टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर से ही तो कर रहे हैं। कहो यस मैम, कर रहे हो ना टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर से। तो भैया ये जो टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर हैं, इन्होंने ही कहा था कि शिक्षक शिक्षा के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए क्या हो, टीचर एजुकेशन के लिए भाई खुलवाया जाए टीचर ट्रेनिंग सेंटर। किसने कही थी ये बात? चार्ल्स वुड ने कही थी। अब ये सब चीज़ें एकदम दिमाग में बिठाते हुए चलिएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े अगर आज आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो। और उसके साथ में बस चैनल को शेयर और एक बार कराओ जा करके, मतलब ये लिंक शेयर कराओ। कोई आए आपका दोस्त या पढ़ने ना आए, इट डजेंट मीन, बस आपको लेकिन क्या करना है, आपको इसको शेयर करके आना है जा करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड शेयर दी सेशन एज मच एज यू कैन, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने प्राइवेट स्कूल को अनुदान दे सरकार, मतलब सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स को अनुदान दिया जाए, इसकी बात कही। और इन्होंने कहा जो 3 प्रेसिडेंसी नगर हैं, मतलब जैसे लंदन में वो होते थे ना विद्यालय, तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो यहाँ के 3 प्रेसिडेंसी नगर हैं। कौन कौन से भैया 3 प्रेसिडेंसी नगर? मैम 3 प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यही थे आपके। क्यों? यही थे ना, बोलो यस मैम। यहाँ पर क्या हो, विश्वविद्यालय की स्थापना हो। अब इस चीज़ की सुनवाई 1857 में हुई और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में क्या हुआ, विश्वविद्यालय बने। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा शिक्षा चलाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। किसने कहा? चार्ल्स वुड ने कहा। समझते हुए चलिएगा हर एक चीज़ को एकदम गौर से, है ना। 1855 में लोक शिक्षा विभाग, अब देखो इनकी ही वजह से 1854 में इन्होंने ये सब बातें किससे कही? लॉर्ड डलहौजी से अपने विवरण पत्र में कही, घोषणा पत्र में। अब इन्हीं के उससे 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल कॉलेज खोले गए। सहायता अनुदान पर बल दिया गया। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय भी खोले गए आपके। कितने? 3 विश्वविद्यालय भी आपके खोले गए। 1869 में लाहौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन याद रखिएगा, भाई क्वेश्चन कठिन बनाना होगा तो ये बना देगा। 1869 में क्या हुआ? लाहौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद में 1877 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो गर्ल्स को डेडिकेटेड था, गर्ल्स के लिए था, ठीक। और एक तरीके से अगर पूछा जाए तो इनका जो मेन एम था वो था प्राइमरी एजुकेशन पे। जो वुड का घोषणा पत्र था, चार्ल्स वुड का, ये मेनली किस पे डिपेंडेंट था? प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर था, प्राइमरी एजुकेशन पर डिपेंडेंट था। अच्छा, जो इनका घोषणा पत्र था जिसको एक नया रूप दिया गया था, उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 100 अनुच्छेद में इन्होंने अपने पूरे घोषणा पत्र में शिक्षा पर व्यापक विचार और अध्ययन किया था, 100 अनुच्छेदों के उससे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो इनका उद्देश्य क्या था? जो भाई इंडियंस हैं, इनका बौद्धिक विकास हो, जीवन स्तर इनका ऊंचा उठे, अंग्रेजी ज्ञान में वृद्धि का उपाय हो, नैतिक और चारित्रिक विकास हो, राज्य सेवा हेतु एक सुयोग्य कर्मचारी के रूप में हम लोगों को तैयार करवाना, यही सब उनके उद्देश्य थे। बाकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपको करवा दी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अब जो वुड के घोषणा पत्र से संबंधित प्रश्न उत्तर है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर पहला, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, कब हुआ? ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, बताइए। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा।
कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित पूछा है तो 1854 में हुआ था, याद रखिएगा। सॉरी 1800 पे, देखो हम भी कहाँ हैं, 1854 में आपका वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। ठीक है, वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन पढ़िएगा। भारतीय शिक्षा विवादों का हल करना, ये भी था। भारतीय शिक्षा का विकास और मूल्यांकन करना, ये भी था। मिशनरियों की शिकायतें दूर करना, ये भी था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष बने कब थे? क्वेश्चन ये पूछा जाए अगर आपका, तो 1854 में ही बने थे। कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की? तो कंपनी के संचालकों ने भारतीय की शिक्षा नीति की घोषणा 19 जुलाई 1854 को की। क्वेश्चन नंबर 5 है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया? इसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाधिकार पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र, शिक्षा का घोषणा पत्र, शिक्षा का आदेश पत्र, ये सभी कहा जाता है। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया है? तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य और पाश्चात्य दोनों भाषा को महत्व दिया गया है, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी में तो प्राथमिक मतलब मातृ और देशी भाषा और उच्च में अंग्रेजी भाषा दोनों की बात की थी। चार्ल्स वुड आज्ञा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7। तो इन्होंने दोनों ही कही थी, अंग्रेजी और हिंदी, है ना, तो दोनों ही लगा कर कहिएगा। चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया था? तो ये इन्होंने अरबी और संस्कृत को भी स्वीकार किया था। यह आज्ञा पत्र वुड का भारतीय शिक्षा का शिला आधार कहा जाता है, तथा ये भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके डॉक्टर एन बसु का। किसका है? एन बसु का है। क्या कहा था इन्होंने कि यह आज्ञा पत्र वुड का भारतीय शिक्षा का शिला आधार कहा जाता है, तथा ये भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्या किया है? शिलान्यास किया है। किसका कथन है? एन बसु का है। शिलाधार शिलान्यास किसका कथन है? बसु का है। तो बसु का किससे खत्म हो रहा है? सा से शुरू खत्म हो रहा है, और यहाँ पर यूज कौन कौन से शब्द हुए हैं? शिलाधार और शिलान्यास। ऐसे समझ लो कि जब कहीं का शिलाधार और शिलान्यास होता है तो वहाँ पर पशुओं को आने नहीं दिया जाता था। अब पशुओं को किससे कनेक्ट करोगे? तो बसु से कनेक्ट कर लेना भाई। ठीक, अब देखो इतना ये मत सोचो हाई इनको ऐसे कनेक्ट करवा रही है मैम, दिमाग में जो है उससे कनेक्ट कर लो बस। ठीक, ये संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा की इतनी व्यापक एवं विस्तृत योजना थी जिसमें स्थानीय या केंद्रीय शक्ति सुझाव देने के लिए साहस नहीं करती थी। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 10। ये कथन है डलहौजी का। 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है, जो कुछ उससे पहले हुआ और उसकी ओर संकेत करता है, और जो कुछ उसके बाद हुआ वो उसी से निकला है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेम्स का है। किसका है? विलियम जेम्स। वुड के आज्ञा पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह सर्वोत्तम बातों जिन्हें पूर्व एवं पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे का इनका सामंजस्य न होकर के केवल यूरोपीय ज्ञान था। ये कथन किसका है आपका? ये कथन है ऑप्शन सी भगवान दयाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं थी और ये भी विचार नहीं किया कि ये देश में एक शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी। ये कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। वुड के आज्ञा पत्र के लेखकों का उद्देश्य ये नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, शिक्षा भारत के लिए हो जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को हो। ये कथन किसका है? पारंजपे का। हम इस अतिशयोक्ति शब्दों के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया है, और यहाँ तक कि इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र का कथन है। ये कथन किसका है? ये है आपके नरुल्ला और नाइक का। आज्ञा पत्र की संस्तुति के आधार पर 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई भैया? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। अभी हमने बताया 3 प्रेसिडेंसी नगर थे आपके, कौन कौन से? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। तो ये सभी हो जाएगा। चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? 100 थे, अभी हमने आपको बताया। वुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का अधिकार महाधिकार पत्र है। ये बात किसने कही थी भाई? वुड का आज्ञा पत्र भारत के लिए शिक्षा का महाधिकार पत्र है। ये कथन किसका है? ये है आपके रिचे का। किसका है? रिचे का। रिचे है कि रिले है? शायद रिले है हमें लगता, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। आज्ञा पत्र के निस्यंदन सिद्धांत को अनुपयोगी घोषित करके उसकी शिक्षा पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 19 जनसाधारण। आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया। ऑप्शन बी बेरोजगारों की।
आज्ञा पत्र ने किस भाषा के पाठ्यक्रम का स्थान दिया है? क्वेश्चन नंबर 21। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, देसी भाषा के। आज्ञा पत्र ने किस भाषा को माध्यम बनाया? तो किस भाषा को माध्यम बनाया इन्होंने? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा को। आज्ञा पत्र में माध्यमिक व उच्च स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया गया? अंग्रेजी भाषा को। आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किस विद्यालय के आदर्श माना है? लंदन विश्वविद्यालय को। घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? बालक की बात की गई है, मातृभाषा। आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया। संपूर्ण पाठ्यक्रम को। भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे क्या कहा जाता है? महाधिकार पत्र। घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठित एवं श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों का निर्धारण किस प्रकार से हो? ये बात देखो हमने पढ़ाई नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर रह गई है ना। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद में मिडिल स्कूल की बात की गई थी, उसके बाद में हाई स्कूल की बात, उसके बाद में कॉलेज और उसके बाद में विश्वविद्यालय। ठीक, ऑप्शन बी एकदम आपका सही हो जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। शिक्षा विभाग की स्थापना व सहायता अनुदान योजना प्रारंभ हुई कब हुई? क्वेश्चन नंबर 29। ये हुई आपके 1854 से 1882 में। शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई गई कब? तो ये अपनाई गई 1857 में। सन 1854 से 1882 ईस्वी के मध्य किन संस्थाओं की स्थापना हुई? तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन सभी की। भारत में साम्राज्ञी रानी विक्टोरिया को किसने घोषित किया? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत की साम्राज्ञी रानी विक्टोरिया को लॉर्ड कैनिंग ने घोषित किया। 1858 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? 1858 की बात पहुंच गई है अब। लॉर्ड कैनिंग थे आपके 1858 के वायसराय। जो गवर्नर जनरल होता था ना, बस उसी तरीके से अब एक तरीके का उसी का नाम वायसराय दे दिया गया, ऐसे समझ लो। 28 अप्रैल 1858 ईस्वी में किसका आदेश पत्र जारी हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24। तो एलनब्रा का आदेश पत्र, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेनले के आदेश पत्र में से किसकी शिक्षा नीति का समर्थन हुआ था? ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लो ऐसे ही। तो वुड की शिक्षा नीति का समर्थन हुआ था। ब्रिटिश काल में सहायता अनुदान देने में किन स्कूलों के प्रति उदारता थी? क्वेश्चन नंबर 36। तो ये थी प्राथमिक स्कूलों के प्रति। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? फटाफट से बताओ भैया। 1882 में। सडलर आयोग संबंधित था किससे? शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की? क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 1917। ठीक, अब देखो भैया कौन सा चैप्टर है आपका? हाँ, तो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग, है ना। फिलहाल ये क्लास आपकी भैया हो चुकी है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पहले वीडियो में करवा दिया था। ठीक, उसके बाद देखो उसके बाद में चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां भी करवा दिया है। अब शुरू करना है चैप्टर नंबर 8। 2-3 वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। अगर इतना डीपली पढ़ाएंगे ना तो टाइम लगना ही लगना है, लेकिन टाइम को छोड़ो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपकी इसके बाद लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति हो, या सडलर आयोग हो आपका, या फिर आपका वर्धा शिक्षा योजना हो, है ना, या फिर आपकी क्या हो, सर्जेंट रिपोर्ट हो। तो इसको आप क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है, फिर ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लॉन्च कर देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक, तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आप लोगों को बोलो तो जो बोलो वो करते हैं आप लोगों के लिए। पेपर 1 के कोर्सेज में जा कर के पेपर 1 वाली जो चीज़ें हैं वो परचेज कर लो बस। उससे क्या होगा मैम, हमने कहा उसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड मान लो आप, है ना। हमने क्या एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उसके MCQs जो है ना वो 1300 से ज़्यादा MCQs पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं आपके।
उसी के साथ में जो कोर्स है ना ये वाला, अभी उसमें हमने हाल ही में आपको ये PDF पूरी हो नहीं पाई है, लेकिन वहाँ पर ऐड करवा दी थी और हमको लगता है वहाँ पर गोल्ड सीरीज़ भी ऐड है। बाकी फ्री नोट्स में आपको पुराना वाला जो इसका इजी नोट है वो और पवन की सीरीज़ मिल रही है। तो जाइए PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए और चीज़ों को परचेज़ करिए, लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जैसे आप अपने टीचर की हर बात मानते हो ना, तो वैसे मेरी एक बात ज़रूर मान लो, पेपर 1 वाला नोट्स ले लो, भले कुछ और लो या ना लो। ये बात इतनी सी मान लीजिए आप, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किए तो मैं बता दूं, PG पॉइंट के नाम से, इंस्टाग्राम ID हमारी PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, टेलीग्राम चैनल हमारा PG पॉइंट के नाम से, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।